In this lecture, I'll be covering two very important organelles, the mitochondria and the plastids. So let us begin with mitochondria. Mitochondria is a very important cell organelle found in the aerobic eukaryotes. So this is because ये major center है aerobic respiration का. And let us just see a few historical aspects. सबसे पहले इसको observe किया था कोलेकर ने. So this was in 1880, and Benda was the one who gave the name mitochondria for the first time. This was in 1897. ओके एंड अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो अलग अलग स्टेन्स हम यूज करते हैं सेल के अलग अलग पार्ट्स को देखने के लिए. माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लार्ज इन साइज, तो आप लाइट माइक्रोस्कोप में भी इजीली देख सकते हो इसको. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ डिटेल स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है. सो आप स्टेन का नाम लिख सकते हो. देयर इज अ स्टेन कॉल्ड एज जैनस ग्रीन. सो इससे माइटोकॉन्ड्रिया एकदम अलग से स्टेन हो जाता है, डिफरेंशियली स्टेन होता है and can be observed under the light microscope. Now let us see where all it is present, what is its number. So mitochondria obviously is completely absent in prokaryotes. That is because it is a membrane bound organelle, and it is also absent in anaerobic यूकैरियोट्स. सो ऑब्वियसली इसके अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड सोर्सेज. तो ऑल्दो हम इसकी जो एक्चुअल वर्किंग है दैट विल बी डूइंग इन द चैप्टर रेस्पिरेशन, इसमें हमें इसका थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर एंड सम बेसिक फंक्शंस करने हैं. सो ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट यूज ऑक्सीजन विल नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया. इसके बाद इट्स ऑल्सो लॉस्ट इन आरबीसीज. अब आप खुद सोचिए, रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनका काम ही है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना. अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उन सेल्स के अंदर भी ऑक्सीजन यूटिलाइज होने लगेगा, सो इट विल नॉट बी एफिशिएंटली ट्रांसपोर्टेड. दैट इज व्हाई इट इज लॉस्ट इन द आरबीसीज ऑफ मैमल्स. नाउ देयर नंबर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सेलुलर एक्टिविटी. अगर कोई बहुत डोरमेंट सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल डोरमेंट सीड्स हैं, सो उनके अंदर बहुत ही फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं बिकॉज वो एकदम शांत बैठे हैं, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. वेयर अगर हम जर्मिनेटिंग सीड्स देखेंगे जो एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं, इस केस में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो हाई होगा. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. एक और चीज़ जनरली आप लिख सकते हो कि अगर हम प्लांट की बात करें, सो इन जनरल जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं they have less number of mitochondria compared to the non-green parts. So अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, नॉन ग्रीन पार्ट्स होंगे they will have high number of mitochondria and green parts will have low number of mitochondria. अगर हम पोजीशन देखें माइटोकॉन्ड्रिया की, सो ये मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं ऑब्वियसली जो बहुत एक्टिवली वर्किंग सेल्स होंगे. फॉर एग्जांपल हमारे स्केलेटल मसल्स हैं या हार्ट मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, इनके अंदर काफ़ी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज कांस्टेंट नीड ऑफ एनर्जी. ओके, अगर हम देखें कि सेल के अंदर इनकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, सो अगर सपोज सेल का काम सिक्रीटरी है या एब्जॉर्प्टिव है, सो उसकी जो बाउंड्रीज हैं वहाँ पर बीच में बहुत ज़्यादा ईआर, हमने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है ईआर बहुत ज़्यादा होगा ऐसे सेल्स में जिसमें सिक्रीटरी एक्टिविटी है. सो मोस्ट केसेस में सिंस बीच की इतनी सारी जगह ईआर वगैरह ले लेंगे, सो इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो पेरिफेरी में, साइड्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. अगर कोई ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल सीलिया प्रेजेंट हैं या फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो इनके बेस पे काफ़ी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि सीलिया को या फ्लैजेला को मूव करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल हम बाद में रिप्रोडक्शन चैप्टर में स्पर्म का डायग्राम देखेंगे तो काफ़ी सारे स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बिकॉज वहाँ से फ्लैजेला ने जाके मूवमेंट करनी होती है. सो wherever there is a requirement of it there will be more number and that would also change the positioning of the mitochondria. एक और यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अगर हम स्केलेटल मसल्स
ऑर्गेनल्स में देखें, सो दे आर अरेंज्ड इन द एरिया ऑफ द लाइट बैंड्स। सो लाइट बैंड का जो एरिया है उसके बीच में ये अरेंज्ड होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सो दे आर इन जनरल सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस एंड सिलेंड्रिकल में साइज थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए प्लीज रिमेंबर, आपको ज़्यादा ये जो इनके एग्जैक्ट फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, वो याद नहीं रखने, बट दिस इज जस्ट सो दैट यू नो कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है। सो जो लेंथ है इसकी, लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 1 to 4 माइक्रोमीटर, सो इट्स कंपैरेटिवली लार्जर। अभी तक हम जो ऑर्गेनल्स देख रहे थे वो काफ़ी छोटे थे। अगर हम इसका डायमीटर देखें, since it's a cylinder, so diameter is smaller, that is approximately 0.2 to 1 micrometers। and इसका अगर हम chemical composition देखेंगे, chemical composition में प्रोटीन्स इसमें काफ़ी होते हैं, since it has a lot of enzymes for its functioning, तो 60 to 70% प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ प्रोटीन्स। इसके अलावा it also has a lot of lipids. Lipids are approximately 25 to 35%। एंड बाकी की चीज़ें हैं वो कम होती हैं। आरएनए होता है, देयर इज डीएनए, एंड देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट। एंड मिनरल्स में भी जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, एज वेल एज मैंगनीज। सो ग्रैन्यूल्स होते हैं मैंगनीज के, सो इट्स रिच इन दैट एज वेल। अब हम चलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सो लेट अस सी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर नाउ। सो it has two membranes, and यहाँ पर I've already drawn a diagram for you so that we can quickly complete this topic. So यहाँ पर आप diagram देखिए and keep following as I keep telling you different parts. आप देख सकते हैं that it has two membranes, one is the outer one and one is the inner one. एंड दो चेम्बर्स में ये डिवाइडेड है। जो बाहर ये चेम्बर है, दिस इज द आउटर चेम्बर, बिकॉज दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है, सो दिस इज द आउटर चेम्बर। एंड अंदर का जो ये स्पेस है, दिस इज द इनर चेम्बर। ओके, सो अब एक एक करके इनके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज स्मूथ, इसके अंदर किसी टाइप के कोई फोल्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज पोरिन्स, यानी तो हम प्रोटीन चैनल्स भी लिख सकते हैं। सो ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं इसकी वजह से कंपैरेटिवली जो आउटर मेम्ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा परमिएबल होती है टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सो परमिएबिलिटी जो है is high. That means it does allow a lot of substances to pass because it has a lot of porins. अब बात करते हैं inner membrane की। So inner membrane में you can see that there are a lot of folds present. इन folds को यहाँ पर देखिए मैंने क्रिस्टा लिखा है, so I've drawn one single fold here. But अगर हम सारे folds देखेंगे so collectively plural में we call it as cristae. So बहुत सारे cristae इसके अंदर present होते हैं and all these folds act to increase the surface area of the membrane. इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें ज़रूरी है that is that the protein content is much higher. Protein content is very high in the internal membrane, and इसके साथ साथ it is very less permeable, easily permeability नहीं होती इसके अंदर। इसके लिए एक reason लिखवा देती हूँ, permeability is low in the inner membrane। इसके अंदर एक special phospholipid होता है, so I'm writing it here। A special phospholipid is present which is called as cardio लाइपिन। ठीक है, बहुत ही स्पेशल है ये, बिकॉज अभी तक हमने देखा जितने भी हम पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड, हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर हमेशा बनाया है दैट एक हेड है एंड दो इसकी फैटी एसिड्स की चेन्स हैं। लेकिन अगर हम कार्डियोलिपिन की बात करें सो अक्सर कार्डियोलिपिन को हम लोग लिखते हैं एज अ डबल फॉस्फोलिपिड।
डबल फॉस्फोलिपिड इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। बहुत ज़्यादा केमिकल डिटेल्स में मैं नहीं जा रही, बट जो फॉस्फोलिपिड का एरिया है दैट इज लार्जर एंड इट एक्चुअली हैज़ 4 फैटी चेन्स। 4 फैटी एसिड की चेन्स हैं और रादर देन हैविंग ओनली 2। सो ये स्ट्रक्चर है कार्डियोलिपिन का। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, दैट हैज़ very very low permeability and it does not allow ions to pass. यहाँ पर लिख देती हूँ, ions cannot pass. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, बिकॉज अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं और अगर आयंस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ्री हो जाती तो इस केस में इट वुड हैव बीन ट्रबलसम टू रन द रिएक्शंस स्मूथली. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अगर आप यहाँ पर देखें, सो मोस्टली जो क्रिस्टी यहाँ रन कर रहे हैं, दे आर एट राइट एंगल्स टू द एक्चुअल सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. एंड इतना ज़्यादा जो सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो रहा है, उसका क्या फ़ायदा है? प्लीज़ ऑब्जर्व हियर. यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टेनिस के रैकेट जैसे, यानी तो यू कैन से लाइक लॉलीपॉप्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इस क्रिस्टी के ऊपर. एंड these are very very important. They are called as oxysomes. यही वो एरिया है जहाँ पर ATP सिंथेसाइज होता है. ओके, तो थोड़ा सा हम ऑक्सीजोम्स के बारे में देखते हैं. I'll write it here. So let us see a little bit about oxysomes. पहले तो इनको बहुत सारे नाम से बुलाते हैं. So वो देखिए, they are called as oxysomes. They are also called as elementary particles. यही एलिमेंट्री पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, इसीलिए इतना ज़्यादा फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है अंदर का. इसके अलावा दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज F0 F1 पार्टिकल्स या F0 F1 पार्टिकल्स. अप्रोक्सीमेटली 10⁴ या 10⁵ के बीच में नंबर होता है इनका इन अ सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया. और ये जो F0 F1 स्ट्रक्चर है मैंने बनाया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ. इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, and this goes like this, and eventually there is a base over here. ये जो base है, you can see that this is actually embedded inside the membrane, and उसके बाद ऊपर जाके ये ऑक्सीजोम आता है. जो base है इसी को हम F0 बोलते हैं. and जो ये इसका head है and stalk है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, this is the head, this is the stalk, and head and stalk together are called as the F1 particles, and this is the base right here. ओके, सो ये पार्टिकल्स ही हैं, यहीं पर एटीपी बनता है, एटीपी सिंथेसाइज होता है. दैट इज व्हाई दे आर दिस इम्पॉर्टेंट. ऑब्वियसली इनकी फंक्शनिंग, अगेन आई विल रिपीट दैट आई विल टीच यू इन डिटेल इन द चैप्टर रेस्पिरेशन. लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर आइडिया आपको देती हूँ. आप लोग फिजिक्स में मोटर्स पढ़ते होंगे. मोटर में एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है, तो वही सारे चीज़ें इसके अंदर हैं. यहाँ पर लेट मी शो यू कि एग्जैक्टली करता क्या है ये. So if this is the membrane, यहाँ पर ये imagine करो, this is the क्रिस्टी. यहाँ पर ये base है जो इसके अंदर embedded है, and यहाँ से निकलकर there will be a stalk and there will be a head. ठीक है, इस तरीके से. So अगर ये membrane है, so this is the whole membrane. I'm sorry, बीच में थोड़ा सा बड़ा कर दो. So this is the membrane. अगर ये inner membrane है, तो इस point पे क्या चीज़ होगी? इस point पे होगा outer chamber. ठीक है, दिस विल बी वेयर द आउटर चेम्बर इज. यहाँ पर देखिए, अगर ये इधर ऐसे लोकेटेड है, सो इधर जो चेम्बर है, दिस इज द आउटर चेम्बर. ये आउटर चेम्बर है. एक बार बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था नीट में, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग चेम्बर्स इज एक्सटेंडिंग इनसाइड द क्रिस्टी. सो कौन सा चेम्बर एक्सटेंड हो रहा है अंदर की तरफ? इट इज द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. इसी को हम बोलते हैं आउटर चेम्बर. सो आउटर चेम्बर एक्सटेंड हो रहा है अंदर की तरफ. ठीक है, सो यहाँ पर जब मैं ये क्रिस्टी बना रही हूँ, सो ये इसका इधर जो है ये आउटर चेम्बर है. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी है ये. ओके, सो ये क्या करता है, यहाँ पर आउटर चेम्बर है और यहाँ पर इनर चेम्बर है. सो दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजोम विल एक्चुअली pump the hydrogen ions. यहाँ पर बनाती हूँ, it will pump the hydrogen ions inwards, and the hydrogen ions will move from the outer chamber into the inner chamber. And when they are moving like this, उसी time पे there is a conversion of ADP will combine with inorganic phosphate to form the
एटीपी। तो बिल्कुल बेसिक सी एक चीज़ मैंने बताई है आपको, बाकी मैं आपको बताऊंगी कि आयन की कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से चेंज होती है। सो दिस इज हाउ द ऑक्सीजोम्स आर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मिंग द एटीपी। सो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, इट एक्ट्स लाइक अ मोटर। यहाँ पर इसका जो बेस है, इसी में रोटर एंड स्टेटर प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज एबल टू पंप इट इनवर्ड्स। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द डायग्राम नाउ। यहाँ पर आप देखेंगे देयर इज द आउटर चेम्बर प्रेजेंट हियर। नाउ वी आर डन विद द इनर मेम्ब्रेन। आई होप यू अंडरस्टूड द ऑक्सीजोम्स। सो यहाँ पर जो इनर चेम्बर है, जो क्रिस्टी में एक्सटेंड कर रहा है, इसी को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। सो यूजुअली इसका जो विड्थ है यहाँ पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टी, बट यहाँ का जो विड्थ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 100 एंगस्ट्रॉम। लेट मी राइट हियर 60 to 100 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड कुछ एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि ये स्पेस खाली होगा। दिस विल बी filled with fluid with certain enzymes which are important for the functioning of the mitochondria. अब अगर हम अंदर की तरफ देखें, दिस इज द इंटरनल चेम्बर, इनर चेम्बर, एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। देर आर राइबोसोम्स प्रेजेंट हियर। राइबोसोम्स जो हैं दे आर मोस्टली 55s to 70s. So that means they are very similar to the ribosomes of prokaryotes. इसके अलावा इसके अंदर DNA होता है which is circular in nature, and it is also naked DNA. That means it is not associated with histone proteins. So these are some things which we discussed in the structure of prokaryotic cell. So इसमें भी काफ़ी similarity है। यहाँ पर DNA circular है, naked है, ribosomes जो हैं वो 70s के आसपास रहते हैं। इसके अलावा obviously it has a lot of enzymes present. These enzymes, इनके नाम हम पढ़ेंगे when we do the Krebs cycle, जो इसके अंदर रन करती है. It has many protein particles floating around. इसके अलावा आपको यहाँ पर आरएनए भी नज़र आ रहा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर खुद के राइबोसोम्स हैं और खुद का जेनेटिक मटेरियल है तो एमआरएनए बनता है इसके अंदर, जो यहाँ पर आपको फ्लोट करता हुआ नज़र आएगा. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन सी इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर चेम्बर. इसके अलावा कई पॉइंट्स में यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है. इन सम प्लेसेस यू विल सी दैट द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन आर एक्चुअली टचिंग ईच अदर एट सम एरियाज, इस तरीके से. सो यहाँ पर जाइए, टच करेंगे आपस में. यहाँ पर दिस साइट इज कॉल्ड एज एन एडहेशन साइट. सो एडहेशन साइट एक एरिया है जहाँ से परमेबिलिटी जो है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी. सो थोड़ी क्विक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए ये एडहेशन साइट्स ज़रूरी होती हैं. एंड एक तरीके से आपको बुक्स में दिखेगा, इट दे आर कॉल्ड एज स्पेशल परमिएशन रीजन्स, बिकॉज अदरवाइज परमिएबिलिटी थोड़ी कम रहती है. बट इन रीजन्स पे ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स टच कर रही हैं, जिससे कि जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या हैं. सो लेट अस सी द फंक्शंस. सबसे पहला फंक्शन जो है, काफ़ी बार हम बोलते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं, दे आर पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये एक तरीके की बायोकेमिकल फैक्ट्रीज हैं जो कि सबस्ट्रेट्स को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर देती हैं, and they oxidize it to simply release energy, and obviously carbon dioxide and water as well. So जो energy liberate होती है, that is important for various body functions, muscle contraction, nerve impulse, biosynthesis, cell division, etc etc. So बहुत सारी चीज़ों के लिए ये energy required है, and that is why they are such important organelles. अब इसके अंदर जो cycles run करती हैं, जो reactions run करते हैं, for example Krebs cycle हम बोलते हैं. Obviously again details हम पढ़ेंगे बाद में. So Krebs cycle में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक से दूसरी चीज डायरेक्टली बन जाएगी, बीच में बहुत सारे और केमिकल्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, एंड ये कंपाउंड्स बहुत जरूरी हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर सब्सटेंसेस.
सो सेल के लिए इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं काफ़ी, जो इनके क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट से बनते हैं। सो बहुत ऐसे कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल है, इसके अलावा स्टेरॉइड्स हैं, कुछ ही एग्जांपल दे रही हूँ वरना बहुत सारे होते हैं, अल्कलॉइड्स हैं। इसके अलावा एक थर्ड पॉइंट अलग से लिख देती हूँ, अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड्स जो सिंपल स्टार्टिंग के अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, यहाँ पर लिखती हूँ ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, यही है जो एकदम स्टार्टिंग में बनते हैं। एंड इन्हीं के अंदर जब ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस होते हैं तो और सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं रिक्वायर्ड बॉडी के लिए, वो सब हम बना सकते हैं। सो दैट इज व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया आर एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन फैटी एसिड्स, as well as they are important storehouses of calcium ions. So mitochondria calcium को store भी करके रखता है, plus release करता है whenever calcium is required. यहाँ पर before we move on to plastids, एक important point यहाँ पर बताऊंगी that mitochondria का जो DNA है, so this is not a function, I'm just telling you an extra fact. Mitochondria का जो DNA है, that is always inherited from the mother. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्पर्म आता है, स्पर्म अपना सिर्फ जो डीएनए है वही एग के अंदर डालता है, बाकी स्पर्म के जो पार्ट्स हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, ओनली द डीएनए एंटर्स। सो दैट मीन्स जाइगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो वही माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो एक्चुअली में एग के अंदर प्रेजेंट है। सो इस तरीके से हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट किया जाएगा तो उसमें फादर का कुछ भी नहीं मिलता, दैट इज कंप्लीटली फ्रॉम दी mother. So technically speaking, that means we all are inheriting our mitochondria from the single person who would have had the first mitochondria. Okay, so this is all about mitochondria. Now let us move on to plastids. So plastids are very important organelles found in all plants. They are actually found only in plants, that restricted to plants except for certain protistans. सो कुछ ही प्रोटिस्टेंस होते हैं, जैसे यूग्लिना है या डायटम्स हैं, उन्हीं के अंदर प्लास्टिड्स मिलेंगे, अदरवाइज दे आर रिस्ट्रिक्टेड कंप्लीटली टू द प्लांट किंगडम। सो जो टर्म प्लास्टिड है, सबसे पहले इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल एंड दिस वाज इन 1866. So plastids hai, they are also, they have many similarities with the mitochondria. They are also double membrane structure, and they are important in having their own DNA, in having their own ribosomes. तो अभी हम उनका भी structure एक बारी देखते हैं, पर पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस टाइप के plastids present होते हैं before we move on to the structure and the functioning. So types में सबसे पहला जो precursor होता है, that means सबसे पहले जिससे सारे plastids बनते हैं, they are called as proplastids. Okay, remember proplastids are the precursors. That means बाकी सारे plastids बनाने के लिए precursors होते हैं proplastids. And they are obviously colorless. अभी इनके अंदर कोई भी pigment develop नहीं होता। प्रोप्लास्टिड से एक तरीके के प्लास्टिड्स जो निकलेंगे, दे आर ल्यूकोप्लास्ट्स। अनदर वन विच विल फॉर्म विल बी दी क्रोमोप्लास्ट्स, एंड फाइनली क्लोरोप्लास्ट्स। सो इन सबको हम पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट्स आर व्हाइट इन कलर, क्रोमोप्लास्ट्स आर कलर्ड, variously colored, and chloroplasts are specifically green colored. Okay, so chromoplast में अगर हम colored लिख रहे हैं, obviously this is except green. So अब हम इन सबको देखते हैं, इन सबके functions क्या क्या होते हैं। सबसे पहले let us start with the leucoplast. Leucoplasts, I've told you, they are white in color. White या नहीं तो obviously you can write colorless also. इनके अंदर कोई color नहीं होता. And they generally occur near the nucleus in non-green cells.
सो जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे दे आर नॉन ग्रीन, सो उन सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियस के आसपास मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रीन सेल्स में नहीं हो सकते, बिकॉज देयर प्राइमरी फंक्शन इज स्टोरेज। सिंस इनका फंक्शन स्टोरेज है, सो दे कैन बी फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेल। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज हाईली वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन क्या चीज़ ये स्टोर कर रहा है। बट रिमेंबर, जो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे आगे, थाइलाकॉइड्स, ग्राना, इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता। इंस्टेड इसके अंदर सिंपली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और लैमेली प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स इस तरीके के मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ जरूर होंगे, लेकिन कोई प्रॉपर थाइलाकॉइड्स या कोई प्रॉपर ग्राना के स्टैक्स इसके अंदर नहीं बनेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टोरेज प्रोडक्ट, ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला अमाइलोप्लास्ट, आप नाम से देख सकते हो, दे आर स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट। स्टार्च कंटेन करते हैं, एंड दीज स्टार्च ग्रैन्यूल्स कैन बी वेरी वेरी लार्ज। सिंपल या कंपाउंड स्टार्च ग्रेन्स होती हैं इनके अंदर। सिंपल मीन सिंगुलर होंगी या बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, कंपाउंड हो सकती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, अमाइलोप्लास्ट आर वेरी लार्ज इन साइज। बाकी ल्यूकोप्लास्ट के कंपैरेटिव में इनका साइज बहुत बड़ा होता है। नाउ कहाँ पर ये प्रेजेंट होंगी? आप सोचिए जहाँ पर स्टार्च ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो के अंदर, पोटैटो का जो ट्यूबर है उसमें काफ़ी अमाइलोप्लास्ट मिलते हैं। इसके अलावा इवन राइस में काफ़ी अमाइलोप्लास्ट होते हैं। सो इसी तरीके की स्टार्च ग्रेन्स होंगी, एंड स्टार्च ग्रेन्स के आसपास इस तरीके के प्रोटीन की मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। सो बाहर प्रोटीन मेम्ब्रेन्स हैं, अंदर इस तरीके की स्टार्च ग्रेन्स हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द अमाइलोप्लास्ट। रिमेंबर दैट दे आर वेरी लार्ज इन साइज। नेक्स्ट टाइप के ल्यूकोप्लास्ट पे चलते हैं। अगेन स्टोरेज प्लास्टिड, इलायोप्लास्ट। सो इलायोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स, देयरफॉर इनका एक और नाम होता है लिपिडोप्लास्ट्स। एंड ऑब्वियसली बायो में काफ़ी नाम होते हैं, एक नाम याद करना मुश्किल होता है, बट स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ देम, सो माय जॉब इज टू टेल यू ऑल ऑफ देम। ओलियोप्लास्ट्स एक और नाम है। सो इनके अंदर स्टोर होता है फैट। अगेन दे आर ऑब्वियसली कलरलेस, एंड ये जो प्रेजेंट होंगे कहाँ पर होंगे, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए। एंथर्स में प्रेजेंट होंगे, बिकॉज एंथर्स में एक फैटी शीट बनानी रहती है पोलन के लिए। देयरफॉर दे आर प्रेजेंट इन एंथर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अलावा दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन द एम्ब्रियोनिक लीव्स। एम्ब्रियोनिक लीव्स मतलब जो सीड के अंदर होती हैं, लीव्स ऑफ ऑयल सीड्स। यही रीजन है कि ऑयल सीड्स जो हैं उनके अंदर इतना सारा ऑयल स्टोर्ड होता है, इतने लिपिड स्टोर होते हैं। इसके अलावा इवन सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो सिट्रस से भी हम लोग ऑयल निकालते हैं जिसकी बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है। सो दीज आर ऑल्सो फाउंड इन दी सिट्रस फ्रूट्स। एक और टाइप देखते हैं, द लास्ट टाइप, दिस इज दी एल्यूरोप्लास्ट्स। सो एल्यूरोप्लास्ट जो है, अगेन इसका भी एक और नाम है, प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। So proteinoplasm will obviously contain protein, and this protein can be amorphous, it can be crystalloid, या कई बार globoid structure में भी मिलता है। So उसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। यहाँ पर let us see कि कहाँ पर ज़्यादा इस तरीके के प्रोटीनोप्लास्ट मिलेंगे। सो मेज ग्रेन हम लोगों ने पढ़ी थी, याद होगा आपको सीड्स वाले चैप्टर में। उसके अंदर एक एल्यूरोन लेयर थी which was rich in protein, so एल्यूरोन के सेल्स में मिलता है ऑफ मेज। उसमें काफी सारे एल्यूरोप्लास्ट होते हैं। इसके अलावा इवन एंडोस्पर्म में होते हैं, एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स। ये दोनों ही सीड्स हम पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस चैप्टर। आगे देखते हैं, वी हैव डन ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्रोमोप्लास्ट्स। So chromoplasts are colored plastids, एंड ये प्लास्टिड्स अलग अलग कलर्स, अलग अलग पिगमेंट स्टोर करते हैं, बट मोस्टली दे आर येलोइश इन कलर, रेडिश इन कलर। काफ़ी डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स। सो प्राइमरली जो पिगमेंट इसके अंदर मिलता है, दोज आर कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स।
क्लोरोफिल इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होता है। एंड इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखा जाए सो लैमेले, इसके अंदर तो लैमेले भी ढंग से नहीं मिलते, सिर्फ इस तरीके का एक सिंगल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एंड इसके अंदर जो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं ऑफ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, वो सारे जुड़ के क्लस्टर्स बना लेते हैं। एंड नो प्रॉपर थाइलाकॉइड्स और ग्राना आर फाउंड इन दिस। क्रोमोप्लास्ट किसी से भी बन सकते हैं, डायरेक्टली ल्यूकोप्लास्ट से भी कन्वर्जन हो सकता है इनटू क्रोमोप्लास्ट, लेकिन कॉमनली इट इज सीन जब क्लोरोप्लास्ट है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। सो कैसे होगा ये? बेसिकली उसका क्लोरोफिल डिसअपियर होने लगेगा, थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन्स हैं, ग्राना है, वो डी स्टैक होने लगेंगे, उनकी स्टैकिंग खराब हो जाएगी। एंड बीच में कहीं कहीं रेमिनेंट रह जाते हैं, एक दो आपको इस तरीके से दिखेंगे जो बची कुची मेम्ब्रेन बीच में रह जाती है। उसके अलावा मोस्टली आपको इस तरीके के पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जिससे इसको इसका कलर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई राइट दिस इज दी लेफ्ट ओवर, जो बच गए, लैमेली। लैमेली मीन्स दी मेम्ब्रेन्स। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बनता है। आप खुद सोचिए एग्जाम्पल इसका, फॉर एग्जाम्पल चिली में होता है, ग्रीन चिली है वो रेड कलर की हो जाती है जैसे जैसे वो और मैच्योर होती है। टोमेटो में भी ऐसा एग्जाम्पल देखा जाता है। So slowly the green tomato, when it is maturing, it becomes bright red in color. So these are examples where they change their color and they change the type of plastid that is there. ओके, इवन कैरेट्स के अंदर इस तरीके के क्रोमोप्लास्ट देखे जाते हैं। सो बिकॉज जो पिगमेंट्स हैं वो क्रिस्टलाइज स्टेट में मिलते हैं। ये जो पिगमेंट्स मैंने यहाँ लिखवाए हैं दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइज स्टेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बीच में इस तरीके के क्लस्टर्स में मिलेंगे क्रिस्टल्स के। सो इसीलिए इनकी जो शेप है ये बहुत वेरी करती है। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि एकदम स्मूथ ओवल सा स्ट्रक्चर है जैसा मैंने वैसा बनाया है। इनकी शेप नीडल्स जैसी भी हो सकती है, स्पिंडल्स जैसी भी हो सकती है, इस तरीके की शार्प स्ट्रक्चर भी होते हैं। कई बार इवन इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाता है विच इज़ वेरी इरेगुलर। सो दिस इज ऑल्सो अ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इस तरीके का दिस इज ऑल्सो क्रोमोप्लास्ट। सो ये जो चीजें मैंने इसके अंदर बनाई हैं ये इसके बीच में होंगी। सो द शेप्स कैन बी वेरिएबल बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल्स। सो जैसे भी ये क्रिस्टल्स लोकेटेड होंगे, अगर इस तरीके से क्रिस्टल्स लोकेटेड हैं सो नीडल्स लाइक, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो शेप है वो इरेगुलर हो जाएगी। ओके, सो अब जो क्रोमोप्लास्ट है उसका क्या फंक्शन है? सबसे पहले ये फ्लावर्स को कलर देता है। फ्लावर्स को कलर देने का फायदा क्या होगा? पॉलिनेशन, ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे। इसके अलावा फ्रूट्स को कलर देता है। एंड फ्रूट कलर किस लिए जरूरी है? फॉर सीड डिस्पर्सल। एनिमल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, फ्रूट को खाएंगे, सीड बाहर निकलेगा एंड इट विल बी एबल टू डिस्पर्स फर्दर। सो दैट इज व्हाई क्रोमोप्लास्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप के प्लास्टिड पे विच इज क्लोरोप्लास्ट। इसी का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमें करना है। सो क्लोरोप्लास्ट जो है इट हैज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसका सबसे प्राइमरी काम फोटोसिंथेसिस ही है। And it is very densely found in green parts of the plant. एंड जो सन की लाइट है, जो रेडिएशन है, उसको कुछ चेंज करता है यूजिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। अगेन इसका भी डिटेल्स हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी बिफोर वी गो ऑन टू द डिटेल स्ट्रक्चर। इटियोप्लास्ट। Etioplast is a chloroplast which is not exposed to light. That means जब प्रोप्लास्टिड था, जो एकदम प्रिकर्सर था, उससे क्लोरोप्लास्ट बनना है तो क्लोरोप्लास्ट का एक शुरुआती फॉर्म होता है जिसको लाइट की जरूरत है। दैट इज वाई अगर लाइट किसी प्लांट पे नहीं पड़ेगी तो वो ग्रीन कलर का नहीं हो पाएगा, बिकॉज लाइट एनर्जी में ही जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो एक्टिवेट होता है। सो अगर लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ेगी किसी प्लांट पार्ट पे तो उसमें इटियोप्लास्ट्स मिलेंगे। इटियोप्लास्ट्स आर एक्चुअली इमेच्योर क्लोरोप्लास्ट विच हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड टू लाइट। सो इनका जो पिगमेंट है वो इनएक्टिव है एंड देयरफॉर दे अपीयर वाइट इन
color. So please do not be confused. Etioplasts are actually chloroplasts, but they are not green, they are white because they have not been exposed to light. Light पड़ते ही etioplast will be converted into chloroplast and it will appear green in color. एक और word यहाँ पर लिखिए, gerontoplast. इससे भी question आ सकता है. Gerontoplast is again a type of chloroplast, but this is formed during senescence. सेनेसेंस मीन्स जब प्लांट की एजिंग हो रही है, धीरे धीरे वो बूढ़ा होता जा रहा है, प्लांट खत्म हो रहा है, अगेन वहां पर भी उस एरिया में भी जो इसका ग्रीनिश स्ट्रक्चर है वो गायब होने लग जाता है. सो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, थाइलाकॉइड्स है, ग्राना है, ये सारे डिसमेंटल होना शुरू हो जाते हैं. डिसमेंटल मतलब ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, स्टैक्स पूरे खराब हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, लैमेला दूर दूर चला जाएगा एंड इवेंचुअली जब प्लांट मर जाएगा सो these will also dry out. So gerontoplast का एक फंक्शन यही है कि dismantling, that means यहाँ से वो चीज़ों को हटा रहा है जिससे eventually जो important nutrients हैं वो बाहर निकल जाएं and they can enter the plant where the younger parts have to be found. ठीक है, अगर कहीं पे न्यू लीव्स आ रही हैं प्लांट पे तो पुरानी लीव्स जो हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, जेरोंटोप्लास्ट बना लेंगे, मटेरियल्स इनसे जाने लगेंगे एंड इवेंचुअली दे विल रीच द यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, सो कुछ टाइम तक, कई बार ऐसा भी होता है कि प्लांट को कुछ बहुत ज्यादा कमी है तो जीरोंटोप्लास्ट बनने लगते हैं, लेकिन अगर उस टाइम पे हम इस कमी को दूर कर दें, लाइट दे दें, पानी दे दें या जो मिनरल्स दे दें तो जीरोंटोप्लास्ट वापस से क्लोरोप्लास्ट बन सकता है. बट अगर बहुत सिवियरली एजिंग हो जाए, बहुत ज्यादा डिसमेंटलिंग हो जाए, सारे थाइलाकॉइड्स अब हट चुके हैं, उस टाइम पे दिस बिकम्स इरिवर्सिबल एंड देन द जीरोंटोप्लास्ट इज permanent. Okay, so I hope you've understood these two types of chloroplasts. Now let us move on to the actual structure of chloroplast. So firstly, let us discuss their number. Number again बहुत variable हो सकते हैं, जैसे कुछ algae है, eulothrix है, या Chlamydomonas है. इनके अंदर सिर्फ एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इन वन सिंगल सेल. हाउएवर इन मेनी अदर्स, फॉर एग्जांपल अगेन कारा का एक एग्जांपल लेती हूँ विच इज एन एल्गी. सो कारा के एक सिंगल सेल में सेवरल हंड्रेड क्लोरोप्लास्ट कैन बी देयर. ठीक है, सो जस्ट टू शो यू कि कितना ज्यादा वेरिएशन है इसका, इन दोनों में सिर्फ एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल एंड देर आर हंड्रेड्स इन कारा सेल्स, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है. अब अगर हम देखें शेप की बात करें, सो शेप इसकी मोस्टली ओवल या डिस्क शेप्ड होगा. This is in plants. In many algae it can be of different shapes also. So क्योंकि हम plants में generally देखते हैं जो higher plants हैं तो उनके अंदर oval या disc shaped होगा, लेकिन हमने Spirogyra में पढ़ा है कैसे ribbon जैसी shape का होता है, Chlamydomonas में cup shaped का होता है. So ये हम already इनके structures में पढ़ चुके हैं in the previous lectures. So remember, higher plants में it will remain a uniformed structure. Let us move ahead talking about its size. Like the shape, size can also be variable. Higher plants में जो इसकी length होती है that is 4 to 10 micrometers and breadth होगी that would be approximately 2 to 4 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, बट अगर हम एग्जांपल लें स्पायरोगायरा का, स्पायरोगायरा में कितना लंबा स्पाइरल रिबन जैसा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. सो स्पायरोगायरा में यहाँ पर आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से वेरिएबल है. स्पायरोगायरा में इट कैन रीच अ लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 millimeter. So आप देखो 1 millimeter तो कितना ज़्यादा है. It is even visible by the naked eye. So that is how long they can be. Now let us see the chemical composition. Chemical composition में proteins again सबसे ज़्यादा होते हैं. 50 to 60% are proteins. Lipids make up the next majority, 25 to 30%. क्लोरोफिल काफ़ी ज़्यादा होगा
So chlorophyll can range from 5 to 10%. Obviously overall 100% होगा, ये variable होते रहेंगे and they will adjust to be 100. इसके अलावा इसमें और pigments भी present होते हैं. For example, carotenoids are present. इसके अलावा obviously it has DNA, it has RNA. विटामिन K होता है as well as विटामिन E भी होता है. And it also has various quinones. So all of them take part in the formation of the electron transport chain, as well as we have magnesium for the formation of chlorophyll, etc. So बहुत सारे हैं which are present in traces. I've just mentioned a few. So now let us move on to the ultrastructure. Ultrastructure में let me show you the picture that I have drawn so that it's easier for you to follow. So this is the structure of a chloroplast. यहाँ पर आप देखिए again it has two membranes and बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसकी जो बाहर की membrane होती है that is more permeable than the internal membrane and बहुत ही बीच में एक space भी present होती है. This is called as the intermembrane space. यहाँ पर लिख देती हूँ intermembrane space. So this space can be anywhere from 100 to 200 angstrom wide. इसके अलावा अगर आप अंदर देखेंगे so mitochondria has a lot of fluid filled space in between and this is filled with stroma, also called as matrix. So these words are very similar to mitochondria. Mitochondria के अंदर भी जो semi fluid jelly like structure होता है उसको हम matrix बोलते हैं. So same is for chloroplast. अगर हम मैट्रिक्स के अंदर देखें क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं. Again you can see ribosomes present here and these ribosomes are 70S in nature. You can see RNA here, which is because the ribosomes are able to translate the mRNA. Then you have DNA present here. इसका DNA भी naked है. That means not associated with histone proteins and it is circular. Very much like the DNA of prokaryotes or bacteria. इसके अलावा अगर आप अंदर देखें तो यहाँ पर इस तरीके के sac like structures present है. So I'm just going to zoom this. ये sacs हैं which are actually like this. इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम इनका यहाँ पर एंजाइम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रन करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में. सो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दिस सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ थाइलाकॉइड एंड जब ये इस तरीके का स्टैक बनाता है लाइक दिस, सो देन इट इज कॉल्ड एज अ ग्रैनम. ठीक है. सो ग्राना का जो नंबर है वो बहुत वेरी कर सकता है. इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 40 टू 60 नंबर एंड एक सिंगल ग्राना के अंदर दे कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 2 to 100 थाइलाकॉइड्स. बहुत थाइलाकॉइड्स हो सकते हैं इन अ सिंगल ग्राना. थाइलाकॉइड्स भी दो टाइप के हैं. अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो थाइलाकॉइड है विच इज पार्ट ऑफ द ग्रैनम, देन दिस इज कॉल्ड एज द ग्रैनल थाइलाकॉइड. दैट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ द स्टैक. बट कुछ थाइलाकॉइड ऐसे हैं जो बीच में यहाँ पर रन कर रहे हैं. एज यू कैन सी दीज आर फाउंड इन बिटवीन द ग्राना. सो दीज आर ईदर कॉल्ड एज इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स और या नहीं तो इनका एक और नाम होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ. यहाँ आई एम सॉरी, यहाँ मैंने लिखा ही हुआ है, आई डिडंट सी. ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर. दिस इज द स्ट्रोमा थाइलाकॉइड. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर राइट हियर इज द स्ट्रोमा थाइलाकॉइड एंड यहाँ पर इसका दूसरा नाम लिख देती हूँ इंटर ग्रैनल थाइलाकॉइड बिकॉज ये दो ग्राना के बीच में है. ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही सेल्स के अंदर इस तरीके की ग्राना प्रेजेंट हो. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट में ग्राना नहीं होते. ऐसों को हम बोलते हैं ए ग्रानल क्लोरोप्लास्ट्स. That means these chloroplasts do not have grana. इनके अंदर जो थाइलाकॉइड्स हैं वो अलग अलग इंडिविजुअली मिलते हैं लेकिन स्टैक्स नहीं बनाते. सो इसके एग्जाम्पल आते हैं बंडल शीथ सेल्स,
as well as algal chloroplast, जो algae के chloroplast हैं, they are also agranule. ठीक है। अगर हम बीच में देखें स्ट्रोमा में और कौन सी चीज होती है, सो यू कैन सी दैट सम स्टार्च ग्रैन्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट। सो स्टार्च इज ऑब्वियसली टेम्परली स्टोर्ड हियर, बाद में यहाँ से निकाल दी जाती है, इट इज सेंट टू प्लेसेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड और इट इज स्टोर्ड एल्सवेयर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो टेम्परली मिलती है स्टार्च, उसको हम एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं विच इज एसिमिलेशन स्टार्च। ओके इसके अलावा एक और चीज इसमें प्रेजेंट होती है, ग्लोब्यूल्स इस तरीके के प्रेजेंट होंगे। दीज ग्लोब्यूल्स आर कॉल्ड एज प्लास्टोग्लोब्यूलाई। सो प्लास्टोग्लोब्यूलाई आर एक्चुअली स्टोरिंग लिपिड्स। ये लिपिड की ड्रॉपलेट्स होती हैं विच आर फाउंड इन दी स्ट्रोमा। सो ये भी लिख सकते हो कभी क्वेश्चन आ जाए तो। सो लिपिड ड्रॉपलेट्स, सो क्या क्या स्टोरेज प्रोडक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, यू कैन सी स्टार्च एंड यू कैन ऑल्सो सी सम लिपिड ड्रॉपलेट्स विच आर कॉल्ड एज प्लास्टोग्लोब्यूलाई। इसके अलावा अंदर स्ट्रोमा में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए, photolysis of water, photophosphorylation, dark assimilation of carbon dioxide, बहुत सारे ऐसे reactions हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। So all of them occur here and that is why chloroplast is the storehouse of all these important enzymes. ओके सो अब हम इसका अगर फंक्शन है तो हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, बिकॉज फंक्शन इज वेरी सिंपल, इट इज फोटोसिंथेसिस, एवरीबडी नोज दैट। ऑब्वियसली इसके यही फोटोसिंथेसिस को काफ़ी वेरिएबल करके लिख सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड लिपिड्स, हैविंग रिड्यूसिंग पावर, सो फॉर्मिंग रिड्यूसिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ NADPH। सो बहुत सारे इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक मतलब यही है दैट इट इज एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट को लेके दो चीजें और हमें पढ़नी है। एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब है इंडिपेंडेंट, सेमी ऑटोनॉमस मींस पार्शली इंडिपेंडेंट। ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही अपना खुद का DNA प्रेजेंट है, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंड अपने बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं, जो उनके फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं, स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी हैं, वो ये खुद ही बना लेते हैं। DNA इज एबल टू ट्रांसक्राइब its material, its information into mRNAs and mRNAs are translated by the राइबोसोम्स। तो काफी एंजाइम्स ये खुद बना लेते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है दैट दे परफॉर्म फिजन, दैट मीन्स सेल डिविजन से इनका लेना देना नहीं होता, ये खुद में डिवाइड होते हैं टू फॉर्म डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया और डॉटर chloroplasts. That means they are not depending on the division of the cell, they can divide on their own. पर हम इनको फिर भी सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अगर हम पूरे सेल में से बाहर निकाल दें then they will not survive. That means they still require certain enzymes from the bigger cell and the DNA of the nucleus. So इससे कुछ enzymes बनेंगे which will then help in the functioning of mitochondria or the chloroplast. That is why we use the term semi-autonomous. ठीक है, सो ये तो इनका सेमी ऑटोनॉमस नेचर हुआ। इसके साथ एक और चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगी विच इज द एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का मतलब है सिम्बायोटिक, यू नो, विच इज एग्जिस्टिंग एंड बेनिफिटिंग ईच अदर। एंडोसिम्बायोटिक मतलब जो सिम्बायोंट है वो एक्चुअली में ऑर्गेनिज्म के अंदर है, इनसाइड। सो इस तरीके की जो थ्योरी है, दिस वाज फर्स्टली गिवन बाय कॉन्स्टेंटिन। सो दिस वाज इन 1905, काफी पहले की बात है। एंड देन देयर वाज अनदर साइंटिस्ट लिन, शी गेव इट इन 1967, उसने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया। सो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट प्रोबेबली जो यूकैरियोटिक सेल्स जब इवॉल्व होना स्टार्ट हुए तो ये कैसे इवॉल्व हुए। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोबेबली कोई एक बड़ा सेल था जिसने
किसी स्मॉलर प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया। एनगल्फ मतलब उसको खा लिया। सो साइंटिस्ट का मानना है कि हो सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है वो एक्चुअली में सेल्फ सर्वाइविंग प्रोकैरियोट्स हो, वो खुद में जी रहे हों, एंड फिर किसी लार्जर सेल ने उनको खा लिया। अ लार्जर सेल एट देम, एनगल्फ देम, पर वो उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाया। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व्ड, वो पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ, उसी के अंदर वो फर्दर डिवाइड होता रहा। एंड इवेंचुअली जब बड़ा यूकैरियोटिक सेल डिवाइड हुआ, दिस होल सेल डिवाइडेड, तो अगेन उसके डॉटर सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया चले गए, एंड फिर दोबारा यही प्रोसेस रिपीट हुआ। सो इवेंचुअली धीरे धीरे जितने भी हमारे अब मॉडर्न सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उन सब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट है तो वो खुद से डिवाइड हो रहा है। एंड इसका एक और एक्सपेरिमेंटल या जो प्रूफ हम बोल सकते हैं वो ये है कि जो डीएनए है वो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसा है इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इट इज सर्कुलर, इट इज नेकेड। ऑल्सो अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, सो दे आर ऑल्सो नॉट एटीएस लाइक यूकैरियोटिक। ये खुद में सरप्राइजिंग चीज है कि सेल के राइबोसोम्स एटीएस होते हैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के 70s के आसपास होते हैं, एंड दिस इज मोर लाइक अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा ऑब्वियसली दे हैव फाउंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन्स या लिपिड्स मिलते हैं दे आर मोर सिमिलर to the cell membrane of the prokaryotic cells. So many such examples are there, but I hope that you've understood endosymbiotic theory. It simply means that a larger cell may have engulfed these organelles like mitochondria or chloroplast and was then not able to digest them completely, and they existed throughout time. Okay, so this is about mitochondria and chloroplasts. In my next lecture, I'll begin with the microbodies.